हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम क्लास 12 जो कि हमारा है बायोलॉजी के जो है चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आपके BBIMP क्वेश्चन हैं जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को इन्हें तो देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक है, यह है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाना है। इन सभी विषयों की वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर PDF प्रोवाइड होती है, तो वहाँ पर आपको सभी विषयों की PDF मिलती रहेगी। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है बीज क्या है। क्या जो बीज है वह क्या होता है, देख लेते हैं। तो बीज क्या होता है, देखिए बीज एक निषेचित बीजांड है। क्या जो बीज है एक निषेचित बीजांड है जिसके भीतर भ्रूणीय अवस्था में छोटे पादप संचित भोज्य पदार्थ एवं रक्षा कवच पाए जाते हैं। क्या यानी बीज जो है आपका एक निषेचित बीजांड है जिसके भीतर भ्रूणीय अवस्था में छोटे पादप होते हैं, संचित भोज्य पदार्थ होते हैं एवं रक्षा कवच होते हैं। ये सभी बीज के अंदर पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट्स करिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, PBIMP है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, पर परागण किसे कहते हैं, इसके लाभ और हानि को बताइए। जो पर परागण है उसे क्या कहते हैं, यानी पर परागण की परिभाषा लिखना है और इसके लाभ और हानि को भी लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा इसका, लिखेंगे जब एक पुष्प के परागकण लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न उसी जात के अन्य पादप के वतिकाग्र पर विभिन्न माध्यमों से पहुँचते हैं, पर परागण कहलाते। क्या जब एक पुष्प के जो परागकण हैं लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न उसी जात के अन्य पादप के वतिकाग्र में जो विभिन्न माध्यमों से जब पहुँचते हैं तो उन्हीं को हम परपरागण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखिए लाभ को देखेंगे, इससे लाभ क्या होता है। परपरागण में नई जातियाँ उत्पन्न होती है। क्या जो परपरागण है उसमें नई जातियाँ उत्पन्न होती हैं। दूसरा आपका है लाभ, इसमें परपरागण के फलस्वरूप बने बीज संख्या में अधिक और स्वस्थ होते हैं। क्या जो परपरागण है फलस्वरूप बने उसके जो बने जाते हैं बीज, उसकी संख्या अधिक होती है और जो स्वस्थ होते हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लाभ है, इसको नोट्स के लिए। तो देखेंगे हानि में पहला देख लीजिए, पराग कण अधिक संख्या में बनते हैं। क्या और व्यर्थ होते हैं। क्या जो इसके हानि है, जो पराग कण है अधिक संख्या में बनते हैं और वह व्यर्थ है, यानी कि हानि है ये, यानी कि व्यर्थ है, यानी ये खराब है। उसके बाद दूसरा लिखेंगे, पर परागण के फलस्वरूप प्रजाति के पैतृक गुणों में भिन्नता आ जाती। क्या जो पर परागण है उसके फलस्वरूप जो प्रजाति है उसकी पैतृक गुण है उसमें भिन्नता अलग अलग भिन्नता आ जाती है उसमें। तो ये हानि में लिखेंगे और लाभ में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, महिलाओं में डिंबाणु का निषेचन कहाँ होता है, निषेचन कला का मुख्य कार्य क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो आपका स्तनियों द्वारा निषेचन कहाँ पर होता है, इस तरह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पूछता है। तो उत्तर लिखेंगे, स्तनी महिलाओं में डिंबाणु का निषेचन फैलोपियन नलिका में होती है। क्या जो स्तनी महिलाओं में डिंबाणु का निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में होती है। निषेचन कला बन जाने के पश्चात अन्य शुक्राणु जो डिंबाणु में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। क्या यानी कि इसमें क्या है, निषेचन कला जब बन जाने के पश्चात जब बन जाते हैं तो शुक्राणु होते हैं डिंबाणु प्रवेश नहीं कर पाते हैं, यही कारण है। यानी कि महिलाओं में क्या डिंबाणु का निषेचन फैलोपियन नलिका में होती है, निषेचन कला बन जाने के कारण अन्य शुक्राणु डिंबाणु में प्रवेश नहीं कर सकते। इसको नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन है आपका, शिशु जन्म के बाद कौन सा हार्मोन दुग्ध मुक्त करता है, उसका स्रोत क्या है। क्या जो शिशु है जन्म के बाद कौन सा हार्मोन दुग्ध मुक्त करता है, उसका स्रोत बताना है। तो उत्तर लिखेंगे, शिशु जन्म के पश्चात या बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन दुग्ध स्रावित कराता है। यह पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से स्रावित होता है। क्या जो यह पीयूष ग्रंथि होती है उसके अग्रपिंड से स्रावित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौथा नंबर, इसको नोट्स कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे पाँचवा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी पूछेगा या फिर एक नंबर है, ये जरूर 100% इस पर पूछेगा एक क्वेश्चन। तो देखिए वो क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। क्या जो मानव है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी, 23 जोड़ी। क्या 23 जोड़ी, या फिर आपका 46 दिया रहता है, या 46। तो ये दोनों आपका नोट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि हमारा है छठवा। क्वेश्चन नंबर छठवा है आपका, आनुवांशिकता एवं भिन्नता को एक एक वाक्य में स्पष्ट कीजिए। क्या आनुवांशिकता और भिन्नता को एक एक वाक्य में स्पष्ट करना है। तो उत्तर लिखेंगे, जीवों की आकारिकीय लक्षणों में अंतर ही भिन्नता कहलाती है।
तथा अनुवांशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुंचने को अनुवांशिकता कहते हैं। क्या? जीवों की आकारिकीय जो लक्षण होते हैं उनमें अंतर को हम भिन्नता कहते हैं, और अनुवांशिक लक्षणों के जो जनक होते हैं उनसे संतति से पहुंचने वाली जो अनुवांशिकता है उन्हीं को हम पहुंचने वाले को अनुवांशिकता कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7वां को। क्वेश्चन नंबर 7वां आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये है, अपूर्ण प्रभाविता क्या? अपूर्ण प्रभाविता होता क्या? चलिए देखते हैं। उत्तर लिखेंगे, कुछ पेड़ पादपों व जंतुओं में F1 यानी पीढ़ी 1 की संतति में कोई भी लक्षण पूर्णतः प्रभावी नहीं होता है, अर्थात मध्यवर्ती होता है। क्या ये? अर्थात यह मध्यवर्ती होता है। इसे हम क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करिए। 7वां नंबर रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद हम देखेंगे 8वां क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों का चयन क्यों किया था? क्या? जो मेंडल वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का प्रयोग क्यों किया चयन उसका? उसके बाद देखिए आगे, मेंडल द्वारा चयन किए गए मटर के पादप से निम्न लाभ है, यानी कौन कौन से लाभ थे, इसलिए इन्होंने क्या मटर का प्रयोग किया। देखिए पहला आपका लाभ है, मटर का पादप वार्षिक पादप है। क्या? जो मटर का पादप है वार्षिक पादप है, अतः इसका जीवन चक्र छोटा होता है। क्या? इसका जीवन चक्र क्या होता है? छोटा होता है। दूसरा में लिखेंगे, मटर के पादप में द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। क्या? जो मटर का पादप है उसमें द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। तीसरा, और उसके बाद देखिए आगे इसमें और है, अर्थात नर व मादा जननांग एक ही पुष्प पर पाए जाते हैं। क्या? जो नर और मादा हैं उसके जो जननांग हैं एक ही पुष्प पर क्या होते हैं? पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा देखेंगे इसमें लाभ जो है होता है, क्यों इसलिए किया इन्होंने प्रयोग इसका, मटर के पादपों में अनेक तुलनात्मक लक्षण पाए जाते हैं। क्या? मटर के पादपों में जो होते हैं अनेक तुलनात्मक लक्षण पाए जाते हैं। ये है आपका तीसरा लाभ। चौथा लाभ है आपका, इसमें स्वपरागण की क्रिया पाई जाती है। क्या? किसमें? जो मेंडल का जो है मटर में प्रयोग हुआ था उसमें क्या? स्वपरागण की क्रिया पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्होंने क्या किया? मटर के पौधे का प्रयोग किया। इतने लाभ थे इसलिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8वां। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9वें को। क्वेश्चन नंबर 8वां नोट्स कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9वां है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देख लीजिए, न्यूक्लियोसाइड, क्या? न्यूक्लियोसाइड्स तथा न्यूक्लियोटाइड्स में अंतर बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो उत्तर हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स। एक तरफ न्यूक्लियोसाइड, एक तरफ हम लिखेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोसाइड्स में पहला लिखेंगे, यह दो अणुओं नाइट्रोजनी क्षारक और पेंटोस शर्करा से बनता है। कौन? जो न्यूक्लियोसाइड्स है। और न्यूक्लियोटाइड्स में क्या है? ये 3 अणुओं से, यानी नाइट्रोजनी क्षारक, पेंटोस शर्करा तथा फास्फेट से बनता है। ये 3 जो है अणुओं से बनता है, ये 2 अणुओं से। न्यूक्लियोसाइड में दूसरा देखेंगे, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कौन? जो न्यूक्लियोसाइड्स है ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन न्यूक्लियोटाइड्स में क्या है? यह अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्या? ये जो है न्यूक्लियोटाइड्स ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स में देखेंगे तीसरा, ये न्यूक्लियोटाइड्स के घटक है। क्या? जो आपके न्यूक्लियोसाइड्स है यह जो है न्यूक्लियोटाइड्स के घटक है। लेकिन न्यूक्लियोसाइड जो है टाइड्स जो है यह न्यूक्लिक अम्ल, ऊर्जावाहक तथा सह एंजाइम के घटक होते हैं। क्या? जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं यह जो है अम्ल और ऊर्जा वाहक और सह एंजाइम के घटक हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो 9वां नंबर इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर जो कि 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है भैया। अवशेषी अंग से आप क्या समझते हैं? मनुष्य में पाए जाने वाले एक अवशेषी अंग का नाम बताइए। अवशेषी अंग समझिएगा, अवशेषी अंग वो होते हैं जो मरने के बाद, क्या कोई मनुष्य मर गया तो उसके जो अवशेष अंग होंगे यह किसी काम के नहीं होंगे, तो वही आपका अवशेषी अंग कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया है, जीवधारियों के पूर्वकालिक क्रियाशील अंग जो जीवधारियों द्वारा उपयोग न किए जाने के कारण अवशेषी हो गए एवं भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। क्या? भविष्य में वह समाप्त हो जाएंगे, अवशेषी अंग कहलाते हैं, यानी कि अवशेष ये बच गया तो यही है। जैसे कि यहाँ पर आपको दे दिया अक्लदाढ़। क्या? अक्लदाढ़, शरीर के बाल हो गए, क्या सिरकाएँ हो गई इसके मनुष्य के, तो ये सभी आपके अवशेषी अंग होते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ये टोटल मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताए। 10 क्वेश्चन को इन सभी को तैयार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये चैप्टर 1 से चैप्टर आपका 6 तक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इनको तैयार कर लीजिएगा। अगली वीडियो में आपको जो है 7वें चैप्टर से अगले क्वेश्चन को बताएंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा इसका। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की वीडियो साथ।